मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी को रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 2 लगातार वीडियो अभी अपलोड किया हुआ है, जिसमें लोकस हमने पढ़ा, कोनिक सेक्शन का हमने बेसिक पढ़ा। कोनिक सेक्शन के जो बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि पाराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये सारे सर्कल हैं। ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में समझाए थे। आज हम लोग उसी कोनिक सेक्शन का सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है पाराबोला। और पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं हम लोग का वो पहला टॉपिक, जिसका नाम है पाराबोला। पाराबोला। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पाराबोला क्या होता है। ये जानते हैं, पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि पाराबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। ये बात हम आपको समझा दिए कि पाराबोला के इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है ये हम आपको पिछले वीडियो कोनिक सेक्शन वाला में समझा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पाराबोला का पूरा बेसिक बातें। सबसे पहले आप लोगों को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि पाराबोला का शेप, आकार कैसा होता है। कोई भी पाराबोला देखने में किस आकार का होता है? कोई भी पाराबोला देखने में सी आकार का होता है। सी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मतलब ऐसा, थोड़ा गौर से देखिए तो ये देखिए एकदम, ये है ना, इस आकार का कोई भी पाराबोला आपको देखने में लगेगा, इस आकार का, है ना। जितने भी पाराबोला है वो देखने में इस आकार का होता है। हर एक पाराबोला देखने में इसी आकार का होता है। सर आप कह रहे हैं हर एक पाराबोला, कितने पाराबोला है सर? 4 पाराबोला होते हैं। कितने पाराबोला होते हैं? 4। हम आपको पूरा डिटेल इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि पाराबोला का शेप कैसा होता है। शेप होता है इस आकार का। कोई भी पाराबोला का शेप इस आकार का होता है, ठीक है। अब इस पाराबोला के बारे में डिटेल कहानी जानते हैं, इनके कुछ टर्मोलॉजी है वो सब जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं, वो सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला बात सीख गए कि पाराबोला का शेप ऐसा ही होता है। अगली बात जानते हैं, हम आपको पिछले क्लास में जब कोनिक सेक्शन समझा रहे थे तो उसमें एक बात बताए थे, 2 बात, एक फोकस समझाए थे और एक डायरेक्ट्रिक्स समझाए थे। तो मित्रों, पाराबोला का जो फोकस होता है, यहां पर पाराबोला के अंदर कहीं पर यहां पर फोकस होता है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। और इस पाराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो उस तरफ होता है जिधर उसका मुंह नहीं खुलता है। जैसे ये पाराबोला है, खुला इधर की तरफ है, तो पाराबोला जिधर की तरफ खुलता है उसके अपोजिट साइड डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? पिछले वीडियो में बताया थे, एक लाइन की तरह होता है। तो पाराबोला अगर इस तरफ खुल रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, अपोजिट साइड डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, यहां पर। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। ये बातें आपको ध्यान में आया कि पाराबोला का शेप कैसा होता है। कोई भी पाराबोला हो इसी शेप का होगा। कोई भी पाराबोला हो उसका फोकस उसके अंदर होगा। कोई भी पाराबोला हो उसका डायरेक्ट्रिक्स जिस तरफ खुलता है उसके अपोजिट साइड लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स। चलिए अब शुरू करते हैं बारी बारी सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहला हम टर्म इसमें सीखेंगे जिसका नाम है एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। एक्सिस। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक्सिस किसको कहते हैं। ये पाराबोला है, इस पाराबोला का एक्सिस क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम रिलैक्स टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या समझना है हम लोग को? सबसे पहले एक्सिस।
फोकस कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, समझ गए। फोकस अंदर होगा, डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ होगा जिधर पाराबोला खुलता है, उसके अपोजिट। पाराबोला खुल इधर रहा है, तो इसके अपोजिट हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब हम लोग किसकी बात करना चाहते हैं, एक्सिस। सर एक्सिस क्या होता है, समझिए। एक ऐसा लाइन खींचो जो फोकस से पास कर जाए और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो जाए। एक ऐसा लाइन खींचो जो फोकस से पास कर जाए और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो जाए, उसी लाइन को हम लोग एक्सिस कहेंगे। मतलब कुछ ऐसा। देखिए, ये जो लाइन है फोकस से पास कर रहा है और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं, है ना। मतलब कोई भी ऐसा लाइन जो पाराबोला के फोकस से पास कर जाए और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस। मतलब यहां लिखेंगे अ लाइन पासिंग थ्रू, अ लाइन पासिंग थ्रू focus and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। बात खत्म। कोई भी ऐसा लाइन जो फोकस से पास करता हो और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता हो, उसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं, है ना। चलिए, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम एम दे देते हैं, है ना। याद रहा, एक्सिस समझ गए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो किससे पास करता हो, फोकस से पास करता हो और डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होता हो, परपेंडिकुलर होता हो। तो यही हमारा एक्सिस है। एकदम एक्सिस जो है एकदम पाराबोला के बीचों बीच पास कर जाता है, एकदम बीचों बीच, है ना। चलिए, एक्सिस समझ लिए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। उस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। क्या नाम है, वर्टेक्स। सारा चीज हम आपको डिटेल्स आराम आराम समझा देते हैं। अब क्या समझना है मित्रों हमको, वर्टेक्स। अब देखिए वर्टेक्स क्या है, आप हमको समझाओ। इस एक्सिस ने पाराबोला को इस जगह पे ही तो कट किया। इस एक्सिस ने इस पाराबोला को इस जगह पे तो कट किया, बताइए और कहीं पे कट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यह एक्सिस इस पाराबोला को इस पॉइंट के अलावा और कहीं पे कट किया नहीं। तो कोई भी एक्सिस पाराबोला को जिस पॉइंट पे कट करता है, उसी पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जिस पॉइंट पर पाराबोला और एक्सिस, जिस पॉइंट पर पाराबोला और एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसी पॉइंट का क्या नाम पड़ेगा, वर्टेक्स। क्या नाम पड़ेगा, वर्टेक्स। यहां लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाराबोला एंड एक्सिस। मतलब वर्टेक्स एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, किनका किनका, पाराबोला का और एक्सिस का। तो समझ गए वर्टेक्स कहां पर होगा, जहां पर पाराबोला और एक्सिस एक दूसरे को कट करेगा, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, एक काम करिए, तब तक ये डेफिनेशन आप लोग लिखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखिए, तो इसको लिख लीजिए तब तक। चलिए, नोट कर लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं। एकदम रिलैक्स होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए क्या है, हम लोगों ने अभी वर्टेक्स सीखा, एक्सिस सीखा। थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट।
डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ये क्या होता है समझिए। जैसे कि ये सर्कल है और आप जानते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले लेंगे और दोनों को मिला देंगे तो जो लाइन बनता है इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, है ना। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे, जो लाइन बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पाराबोला के सरकमफ्रेंस पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए, इस तरीके से मिला दीजिए, इस तरीके से मिला दीजिए ताकि ये जो लाइन है वो इस एक्सिस पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। इसे सुनिए, आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लेंगे, उसको मिला देंगे तो क्या नाम पड़ेगा, कॉर्ड। उसी प्रकार हमने इस पाराबोला पर भी 2 पॉइंट लिया, दोनों को मिला दिया, इसका नाम भी क्या पड़ेगा, कॉर्ड। लेकिन इस कॉर्ड की खासियत क्या है कि यह कॉर्ड जो है इस एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पाराबोला का कोई भी कॉर्ड अगर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए तो उसी कॉर्ड का नाम पड़ता है डबल ऑर्डिनेट। क्या नाम पड़ता है, डबल ऑर्डिनेट। फिर से सुन लीजिए, क्या हमने कहा कि पाराबोला का कोई भी कॉर्ड तो बहुत सारा खींच सकते हैं, लेकिन वही कॉर्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए उसी कॉर्ड को क्या कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट। मतलब आप डबल ऑर्डिनेट भी बहुत सारा खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से, मतलब कॉर्ड होना चाहिए और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डबल ऑर्डिनेट। मतलब डेफिनेशन लिखाएगा, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पाराबोला, है ना। कोई भी ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए उसी कॉर्ड का क्या नाम पड़ता है, डबल ऑर्डिनेट। एकदम टर्म को ध्यान रखना है कि डबल ऑर्डिनेट क्या है। डबल ऑर्डिनेट एक प्रकार का कॉर्ड होता है जो किस पर परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गया डबल ऑर्डिनेट क्या है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, अब ये लैटस रेक्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सुनिए, ये है डबल ऑर्डिनेट। अगर इसी डबल ऑर्डिनेट को अगर हम फोकस से पास करवा दें, मतलब एक डबल ऑर्डिनेट खींचे, लेकिन अगर वह डबल ऑर्डिनेट किससे होकर गुजर जाए, फोकस से पास कर जाए। मतलब एक डबल ऑर्डिनेट खींचे और अगर वो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर गया, उसी डबल ऑर्डिनेट को हम लोग कह देंगे लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटस रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटस रेक्टम। यानी लैटस रेक्टम भी एक प्रकार का डबल ऑर्डिनेट ही है, बस उसमें खासियत क्या है कि वो किससे पास कर जाता है, फोकस से। मतलब कोई भी डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर जाए उसी डबल ऑर्डिनेट का नाम क्या पड़ जाएगा, लैटस रेक्टम। मतलब एनी डबल ऑर्डिनेट passes through focus called लैटस रेक्टम, है ना। कोई भी डबल ऑर्डिनेट, देखिए ना, यही वाला लैटस रेक्टम यहां भी खींचे हैं, लेकिन ये लैटस रेक्टम फोकस से पास नहीं कर रहा था। सॉरी, ये डबल ऑर्डिनेट है, ये डबल ऑर्डिनेट है।
यही वाला डबल ऑर्डिनेट यहां से हम खींचे हैं, तो ये डबल ऑर्डिनेट और इस डबल ऑर्डिनेट दोनों में अंतर क्या है कि ये फोकस से पास नहीं हो रहा है और ये फोकस से पास हो रहा है। तो जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर गया उसी डबल ऑर्डिनेट का नाम क्या पड़ेगा, लैटस रेक्टम। सिंपल सी बात। वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसे हम लोग लैटस रेक्टम कहेंगे। याद रहेगा? तो चलिए इन दोनों पॉइंट को भी याद आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 4 पॉइंट सीख ली, अब आगे देखिए। हर एक बात को ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान सा चीज हम बता रहे हैं आपको, है ना, और आसान से बता भी देंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए 4 गो हो गया, अब देखते आगे। अब थोड़ा नॉलेज को थोड़ा ध्यान रखेंगे और विस्तार करते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ते हैं। जैसे देखिए 5 नंबर, ये क्या है, फोकस। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पर का पॉइंट है जहां पर एक्सिस मिलता है। ध्यान रखिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस जो SM है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस SM है, इस SM का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है। कौन होता है, वर्टेक्स। याद रखिएगा कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कौन होगा, वर्टेक्स। यानी जितना MO का वैल्यू होगा उतना ही OS का वैल्यू भी होगा। याद रखिएगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस का मिड पॉइंट होगा कौन, वर्टेक्स। इसी बात को हम यहां पर लिख देंगे एक पॉइंट करके। क्या लिखेंगे, देखिए कि वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन segment joining focus and point of intersection of डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। सिंपल सी बात है। ये M क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का, और ये S क्या है, फोकस है। तो फोकस और इस पॉइंट मतलब SM का जो लाइन सेगमेंट है, SM वाला देख रहे हैं आप, ये पूरा S से M तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बाइसेक्ट करने वाला कौन होता है, वर्टेक्स होता है। मतलब अगर SM का वैल्यू 10 है तो OM का वैल्यू 5 और OS का वैल्यू भी 5। यानी SM का मिड पॉइंट होता है O। उसी को यहां पे लिखा गया है कि वर्टेक्स इज द लाइन सेगमेंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इस M को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये M एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स से काटने से बना है ना, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। आपको ओवरऑल ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना है SM का मिड पॉइंट O, यानी MO बराबर OS। आपको याद रखना है कि MO बराबर OS। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। MO बराबर OS, याद रहेगा, MO बराबर OS। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने अभी समझा आपको। अब देखिए हम लोग अगले पॉइंट में बात करते हैं। क्या है अगला पॉइंट, ध्यान देखिएगा।
चल इसको मिटा देते हैं। यहां जगह नहीं है तो हम बड़ा आराम से मिटा मिटा के आपको समझा रहे हैं। चल यहां देखिए 5 नंबर कर लिए, 6 नंबर काटते हैं, 6 नंबर पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिए 6 नंबर पॉइंट पर कैसे ध्यान देना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स यानी SM का जो लेंथ होता है उस लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैटस रेक्टम का लेंथ आ जाएगा। मतलब SM के लेंथ का डबल होता है लैटस रेक्टम का लेंथ। मतलब अगर SM 5 है तो लैटस रेक्टम 10 होगा, SM 20 है तो लैटस रेक्टम 40 होगा। मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस का डबल होता है लैटस रेक्टम का लेंथ। याद रहेगा कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस का डबल होगा लैटस रेक्टम का लेंथ। तो यहां पे हम लिखेंगे, एक पॉइंट बना के लिख देते हैं हम इसको, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज डबल ऑफ perpendicular distance between focus and डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैटस रेक्टम का लेंथ आ जाएगा। यानी S से M तक के डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई करिए लैटस रेक्टम का लेंथ, यानी लैटस रेक्टम LR बराबर 2 इंटू MS कह सकते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, देखिए इधर ध्यान देने योग्य बात है क्या है। अच्छा बताइए, इतना तो समझ गए, हम समझ गए कि क्या समझे कि S से M तक के डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैटस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा। अब थोड़ा इसको थोड़ा और बढ़िया समझिए, देखिए तो LR बराबर 2 इंटू कितना है MS। अच्छा बात है, इस MS को, ये जो MS है, ये जो पूरा MS है, आपको बता दिए अभी पिछले 5 नंबर पॉइंट में कि जो MS है इनको बाइसेक्ट करने वाला कौन होता है? O होता है। यानी MS को 2 इंटू OM और या 2 इंटू OS लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए क्या बताया पिछला पॉइंट 5 नंबर में कि पूरे SM को आधा आधा करने वाला O होता है। तो क्या पूरे SM को 2 इंटू OM या 2 इंटू OS लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहीं पर यहां लगा देते हैं, ये जो MS है इसको हम लोग 2 इंटू OS लिख देते हैं। देखिए LR का LR है, इक्वल का इक्वल है और 2 का 2 है। ये जो बगल वाला MS दिख रहा है इस पूरे MS को चाहे तो 2 इंटू OS लिख सकते हैं। तो हमने इस MS को 2 इंटू OS लिख लिया। इसको जीरो मत समझिए, O है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो LR का वैल्यू कितना आएगा? 4OS। 4OS मतलब थोड़ा गौर से देखिए, OS मतलब वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस। OS मतलब वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, यानी वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कौन आ जाता है? लैटस रेक्टम आ जाता है। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लैटस रेक्टम का जो लेंथ है वो वर्टेक्स और फोकस के लेंथ, वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस का 4 गुना है। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 8 होगा।
ये 5 होगा तो ये 20 होगा, अभी आपके सामने में आया। ठीक है, तो दो तरीके से लैक्टस रेक्टम के लेंथ को आप समझ सकते हैं कि लैक्टस रेक्टम का लेंथ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस का डबल होता है, या लैक्टस रेक्टम का लेंथ फोकस और वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस का 4 गुना होता है। कितना गुना? 4 गुना। याद रहेगा बात कि अगर SO 5 है तो LR हमारा 20 होगा, याद रहना है ना। इस बात को हम अगर हम पॉइंट बना के यहां पे लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं आपको कि 7 और पॉइंट में कि लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम इज 4 times of distance between focus and डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस का 4 गुना होता है लैक्टस रेक्टम का लेंथ। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। MS का 2 गुना होता है LR, लेकिन OS का 4 गुना होता है LR। ये बात हमने अभी आपको समझाया। ये दोनों पॉइंट बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, इसको अच्छे ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। 2 पॉइंट हम आगे आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए? चलिए अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान है। अगर ये बेसिक अगर आप जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग 7 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब 8 नंबर पॉइंट पर आते हैं कि क्या है 8 नंबर पॉइंट। देखिए, पॉइंट नंबर 8 में हम लोग को जानना है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है? सिंपल सी बात है, फोकल कॉर्ड। कॉर्ड तो समझिए रहे हैं, 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। फोकल मतलब फोकस से पास करने वाला लाइन, मतलब कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास कर जाए। मतलब देखिए, गौर से देखिए, ये जो हम लाइन खींचे हैं, देखिए तो ये जो लाइन खींचे हैं, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन बताओ तो, ये लाइन तो फोकल कॉर्ड ही है ना। एक तो कॉर्ड है क्योंकि पाराबोला को 2 पॉइंट पर मिला रहा है, और ऊपर से फोकस से भी पास कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे फोकल कॉर्ड। मतलब कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होके गुजर जाए उसे हम लोग फोकल कॉर्ड कहेंगे। यानी ये आपका फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड, कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होके पास कर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। तब आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि सर लैक्टस रेक्टम को भी तो फोकल कॉर्ड कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लैक्टस रेक्टम भी एक प्रकार का कॉर्ड है, आप फोकस से पास कर रहा है, तो लैक्टस रेक्टम को भी आप फोकल कॉर्ड कह सकते हैं। तो फोकल कॉर्ड का मतलब हुआ कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होकर के पास कर जाए उसे हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। कोई भी ऐसा कॉर्ड, बस किससे पास करना है? फोकस से पास करना है, क्या कहलाएगा? फोकल कॉर्ड। और लैक्टस रेक्टम को भी आप फोकल कॉर्ड कह सकते हो। यानी यहां पर अगर डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे एनी कॉर्ड passes through focus called focal cord। कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास कर जाए उसे हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। याद रहेगा ये बात? चलिए पॉइंट नंबर 9, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को आप दूसरे भाषा में फोकल रेडियस भी कह सकते हो। फोकल रेडियस भी कह सकते हो। ये क्या है? फोकल लेंथ या फोकल रेडियस क्या है? बहुत आसान है।
देख लीजिए, अभी हमने आपको कहा एक काम करते हैं, पाराबोला पर जहां मन करे वहां, पाराबोला पर जहां मन करे वहां एक पॉइंट ले लो। मान लो हम यहां पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दो। पाराबोला पर जहां मन करे वहां पर एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दो। तो देखिए, तो एक डिस्टेंस बना कि नहीं बना? पॉइंट ऑन पाराबोला एंड फोकस, पाराबोला का पॉइंट और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है उसी को हम लोग फोकल लेंथ या फोकल कॉर्ड कहते हैं। मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट ऑन पाराबोला, पॉइंट ऑन पाराबोला, पॉइंट ऑन पाराबोला, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट ऑन पाराबोला कॉल्ड फोकल लेंथ या फोकल रेडियस। मतलब पाराबोला पर कहीं भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को फोकस से मिला दो, जो डिस्टेंस बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल डिस्टेंस। सर एक ख्याल आया सर मेरे दिमाग में, हाँ अच्छा ख्याल है। पीएस को भी फोकल लेंथ कह सकते हैं, एलएस को भी फोकल लेंथ कह सकते हैं, ओएस को भी फोकल लेंथ कह सकते हैं, आरएस को भी फोकल लेंथ कह सकते हैं, और भी जहां जहां से मन करे पॉइंट लेने का ले लो, फोकस से मिला दो, सबको कह सकते हैं फोकल लेंथ। मतलब कि पाराबोला में फोकल लेंथ अलग अलग पॉइंट से निकालोगे तो अलग अलग निकलेगा। पाराबोला में फोकल लेंथ का जो नाम फोकल रेडियस है ये इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट बदलेगा तो फोकल रेडियस बदल सकता है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि फोकल रेडियस का मतलब क्या होता है। पाराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको फोकस से मेजर कर दो, जो डिस्टेंस बनेगा उसको फोकल लेंथ या फोकल रेडियस कह सकते हैं। तो एलएस भी, पीएस भी, ओएस भी, आरएस भी, ये सब के सब क्या है? फोकल लेंथ मतलब फोकल रेडियस है। बात समझ में आ गई? फोकल कॉर्ड क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल रेडियस क्या होता है, समझ गए? चलो एक और पॉइंट बताते हैं, पॉइंट नंबर 10, इसको भी नोट कर लीजिए। ये सारा बेसिक पॉइंट हमारा फिर हो जाएगा। चलिए एक और पॉइंट बताते हैं, पॉइंट नंबर 10। अभी हम आपको बोले थे कि पाराबोला 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के पाराबोला होते हैं, है ना। अभी जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं तो हम इसमें ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 4 पाराबोला को इक्वल कब कहेंगे। मतलब कोई 2 पाराबोला दे दे हमको, 2 पाराबोला, मेरे हाथ में 2 पाराबोला है और हमको पता करना है कि दोनों पाराबोला सेम है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सुनिए, एक पॉइंट लिख देते हैं, उसका समझाते हैं। पॉइंट नंबर 10, 2 parabola are said to be equal if their length of latus rectum is equal। मतलब सिंपल, हमारे हाथ में 2 पाराबोला है, एक इस तरफ राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में। इन दोनों पाराबोला को इक्वल तब कहेंगे जब अगर इन दोनों पाराबोला का लैटस रेक्टम का लेंथ इक्वल हो जाए। मतलब इनके लैटस रेक्टम का लेंथ निकाले, मान लो 10 आ गया, और इनके लैटस रेक्टम का लेंथ निकाले, मान लो 10 आ गया, तो ये दोनों पाराबोला सेम कहलाएगा, एकदम सेम। पाराबोला सेम होने का मतलब हुआ एरिया कवर। मतलब जैसे देखिए ये एक पाराबोला है और एक पाराबोला ये है। इन दोनों पाराबोला सेम कहने का मतलब जितना एरिया ये कवर करेगा उतना ही एरिया ये कवर करेगा। तो 2 पाराबोला को सेम कहने का मतलब हुआ कि जितना एरिया, जितना जगह ये कवर कर रहा है उतना ही जगह ये भी कवर करेगा।
कोई बात नहीं, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिए कि दो पाराबोला इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, दो पाराबोला इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों पाराबोला के लैटस रेक्टम का लेंथ इक्वल होना चाहिए। लैटस रेक्टम का लेंथ इक्वल मतलब दोनों पाराबोला इक्वल, याद रहेगा। तो ये 10 बेसिक पॉइंट थे, हम आपको पाराबोला में समझाएं कि किसी भी पाराबोला को समझने के लिए ये 10 बेसिक पॉइंट का नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, इस 10 पॉइंट का मदद लेकर के 4 वो जो पाराबोला बोले हैं उनके बारे में समझते हैं कि वो क्या है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, सारा हम लोग बारी बारी सीखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मित्रों, अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। हम जो भी आपको बार बार बता रहे हैं कि पाराबोला 4 प्रकार का होता है, वही चारों प्रकार हम अभी आपको यहां पर समझाते हैं ग्राफ के साथ। चलिए 4 प्रकार। सबसे पहला प्रकार का जो पाराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का इक्वेशन होता है पहला पाराबोला का। दूसरा पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। तीसरा पाराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये तीसरे नंबर का पाराबोला है। और चौथा पाराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 प्रकार का हम लोग के पास पाराबोला होता है। अब सुन लीजिए, थोड़ा इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्ट्रेट लाइन होते हैं उनका जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। जितना भी स्ट्रेट लाइन है सबका जनरल इक्वेशन यही होता है। उसी प्रकार जितना भी पाराबोला है उनका जनरल इक्वेशन इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक होगा। या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा होगा, या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax जैसा होगा, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा होगा, या x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जैसा होगा। मतलब कोई भी पाराबोला आप ले लो, जितने भी पाराबोला है आप ड्रॉ करिएगा, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक फॉर्म का होगा। मतलब एक तरीके से इन चारों को आप जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि हर एक पाराबोला देखने में इसी टाइप का होगा, या तो इसका होगा, या तो इसका, या तो इसका, या तो इसका। अब सवाल यह है कि सर आप इन चारों में, ये बात तो हमको समझ में आ गया कि y x इक्वेशन का वेरिएबल है। ये जो a लिख रहे वो क्या है, ये a मित्रों, ये जो a है एक कांस्टेंट है। और यह a का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान सा ट्रिक है इसका a निकालना, हम आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी आपको यह a मान के चलिए कि a आपका कांस्टेंट है और ये 4 प्रकार का आपके पास पाराबोला है। मतलब ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है पाराबोला का, ठीक है। तो चलिए हम इसका ग्राफ खींच देते हैं। देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे, अगर इस फर्स्ट वाले का ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमने x एक्सिस खींच लिया, y एक्सिस खींच लिया, x डैश हो गया ये, और ये y डैश हो गया, ठीक है। इसका भी बना लेते हैं, एक ही बार खींचेंगे सबका, एक्सिस हम बना लेते हैं। ये x y x डैश और ये y डैश, है ना। आपको पता है ये आपका ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है। यहां अगर बात करें x y x डैश y डैश, ये भी आपका ओरिजिन है।
और यहाँ इसका भी खींचेंगे हम लोग ग्राफ। तो एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं आराम से, एक्स डैश वाई डैश, रिलैक्स होके समझिए, बिना टेंशन लिए, है ना। चलो अब दिमाग लगे, हम जो बोलते हैं उस बात को ध्यान रखिए। यहां दो वेरिएबल है, एक y है एक x है, दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। दोनों में से किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है? तो कहिएगा सर x का स्क्वायर नहीं है। दो वेरिएबल है, एक y और x, तो y और x में से किसका स्क्वायर नहीं है? x का स्क्वायर नहीं है। इतना याद रखो, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं रहेगा पाराबोला उसी एक्सिस पर जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस की तरफ जाएगा और माइनस में रहेगा तो माइनस की तरफ जाएगा। सिंपल ट्रिक क्या है, कोई भी पाराबोला का शेप खींचना हो तो बड़ा आसान है। जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो पाराबोला उसी पर जाएगा। x का अगर स्क्वायर नहीं है तो पाराबोला x पर जाएगा, y का स्क्वायर नहीं है तो पाराबोला y पर जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस में जाएगा और माइनस में रहेगा तो माइनस की तरफ जाएगा। तो सिंपल है, देखिए कितना आसान है। बताइए बताइए, इसमें किसका स्क्वायर नहीं है? x का नहीं है तो x पर जाएगा, x पर जाएगा लेकिन किधर? प्लस के तरफ की माइनस के तरफ? तो बताओ कहीं भी इसमें माइनस लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब पाराबोला x पर जाएगा लेकिन प्लस x की तरफ जाएगा। ये होगी। ये देखिए इसमें भी x का स्क्वायर नहीं है तो x पर ही जाएगा पाराबोला, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस x पर आएगा पाराबोला, माइनस x पर होगी। इसमें देखिए इसमें y का स्क्वायर नहीं है तो y पर जाएगा, लेकिन कहीं भी माइनस तो नहीं है, प्लस में है ना, तो ये प्लस y पर जाएगा पाराबोला। ठीक है। यहां भी देखिए y का स्क्वायर नहीं है तो y पर जाएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस y पर जाएगा, माइनस y, है ना। ये है आपके पास चार प्रकार के पाराबोला, है ना, और चारों का ये ग्राफ है। सिंपल सा बात ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो पाराबोला उसी पर जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस की तरफ जाएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस की तरफ जाएगा। तो ये चार पाराबोला और उनका ये ग्राफ है। आप इनके बारे में कह सकते हैं कि ये पाराबोला राइट की तरफ खुल रहा है, ओपेंस राइट वार्ड, इसको आप ओपेंस लेफ्ट वार्ड कह सकते हैं, ओपेंस अपवार्ड, ओपेंस डाउनवार्ड, मतलब इसको कह सकते हैं ओपेन राइट वार्ड, ओपेन राइट वार्ड, राइट वार्ड, ये राइट वार्ड खुल रहा है, ये जो है लेफ्ट वार्ड खुल रहा है, ओपेन लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट की तरफ खुल रहा है, ये अपवार्ड खुल रहा है, ओपेन अपवार्ड, ऊपर की तरफ खुल रहा है ओपेन अपवार्ड, और ये नीचे की तरफ खुल रहा है जिसको आप बोल सकते हैं ओपेन डाउनवार्ड, ओपेन डाउनवार्ड, है ना। तो ये आपके पास चार प्रकार के पाराबोला होते हैं। तो ये चारों पाराबोला आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया? तो ये है आपका चार प्रकार का पाराबोला। इससे नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। और हमको ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग जो जो सीखे हैं उसको थोड़ा अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, उसमें हम आपको इन चारों पाराबोला का फॉर्मूला सिखाएंगे। फॉर्मूला एक टेबल के रूप में आपको सजा के बना देंगे, एक टेबल के फॉर्म में फॉर्मूला कि किसके कैसे होंगे पाराबोला, क्या कहते हैं, फोकस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, लैटस रेक्टम कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, सारा चीज हम आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आज समझा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस बातों से बचने के लिए आज भर इतना ही रखते हैं और बेदरक बढ़िया से पढ़िए। हमको लग रहा है कि हम आपको बढ़िया से सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। और अगर आपको भी लग रहा हो तो वीडियो को जो भी आपको करना है शेयर वेयर करिए, ठीक है।
और मजे करके पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तब तक देखते रहिए रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, ठीक है। धन्यवाद।